हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 2 के साथ, जिसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ आधे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था और आज हम उसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक क्लास 6 की और 7 की हिस्ट्री नहीं देखी है तो आप कृपया उसे भी देखें, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में और देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 तक, इसे वेलेजली की संधि भी कहा जाता है। जो रियासत सहायक संधि मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, और जो शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के स्वरूप में हम क्या देख सकते हैं, तो उदाहरण के लिए हम अवध के नवाब का आधा इलाका यानी 1801 में वह हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर छीने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में, और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हैदर अली ने 1761 से 1782 तथा टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। और 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब हम देखेंगे इसी के बारे में और भी। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 और 69 में, 1780 और 84 में, 1790 और 92 में और 1799 में। ठीक है, 1792 में मराठों और हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 बार जंग कब कब हुए थे, तो आपका जवाब रहेगा 1767 में और 69 में एक बार, फिर 1780 और 84 में एक बार, 1790 और 1792 में इसके बीच में, और एक बार 1799 में। जिसमें क्या हुआ था, तो 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। फिर क्या हुआ था फ्रेंड, तो फिर हुआ ये कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू मारा गया तथा सत्ता बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दी गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 4 मई 1799 को हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई के बारे में। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज कई राज्यों में बंट गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे, और पेशवा राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिकीय प्रमुख होता था तथा पुणे में यह रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सिंधिया और नाना फडणवीस के बारे में। तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। कौन कौन 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे, तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से युद्ध थे जो मराठों के साथ अंग्रेजों के हुए। तो पहला युद्ध था 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सालबाई संधि कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1782 में। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1803 और 1805 के बीच में। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ, तो 1782 में। दूसरा कब हुआ, तो 1803 और 5 के बीच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। तो तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 1817-19 में, और मराठों की ताकत यहाँ पे कुचल दी गई थी। पेशवा को पुणे से हटाकर
कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1817 और 19 में जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों की ताकत को कुचल देने के बाद पेशवा को कहाँ से हटाकर कहाँ भेजा गया, तो पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। ठीक है। विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता के दावा के बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में नेतृत्व में हमारे भारत में रहे थे। इन्होंने क्या किया, तो इन्हें सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू कर दी थी। अब आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्चता की नीति किसने लागू की, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। परंतु कित्तूर यानी कर्नाटक की जो रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फेमस है ना फ्रेंड्स, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इन्होंने भी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। और इनको कब गिरफ्तार कर लिया गया, तो 1824 में। और इनकी मृत्यु यानी इनको फांसी कब दे दी गई, तो 1829 में, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, फांसी नहीं दी गई इनको, 1829 में इनकी जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब हम जानेंगे इन्हीं के बारे में और भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा कि अंत में अंग्रेजों ने उसे भी 1830 में फांसी पर लटका दिया। रायन्ना जो थे ना फ्रेंड्स, ये रानी चेन्नम्मा के बहुत ही वफादार चौकीदार थे और इन्हें भी क्या किया गया, तो इनके बाद इन्हें भी 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। 1830 के दशक के अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ और इसलिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया। ठीक है। और 1843 में सिंध पर भी यह कब्जा कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कब्जा कब हुआ था सिंध में, तो आपका जवाब रहेगा 1843 में। ठीक है। इसके बाद पंजाब की बारी, परंतु महाराजा रणजीत सिंह की वजह से दाल नहीं गली और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद दो लंबी लड़ाई हुई। उसमें से 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिग्रहण कर लिया था। अब आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिग्रहण कब कर लिया था, तो आपका जवाब होगा 1849 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी तो आज के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ सकेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप नए लर्नर्स हैं और आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।